नमस्कार। आधुनिक भारत की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इस क्रम में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और वैसे स्टूडेंट जो नए हैं वो इसके पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसकी संभावना काफ़ी अधिक है, और वैसे स्टूडेंट जो इस बार 69th बीपीएससी में अपीयर होंगे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कम टाइम में वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को याद कर सकते हैं। और यहाँ पे लगभग वो इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी ब्रीफ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तलिपि उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो हस्तलिपि जो उद्योग था उसके पतन का क्या कारण है? तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा। देखिए, जो भारत में जो हस्तकला था उसका डायरेक्ट क्या होता था, कंपटीशन होता था वैसे वस्तुओं से जो औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजों के द्वारा निर्मित यानी ब्रिटिश से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता था, जिनकी क्वालिटी हस्तलिपि हाथ से बनी हुई जो कपड़ा होता था, हैंडलूम के कपड़ा, उनसे उनका क्या होता था, क्वालिटी ज्यादा फाइन होता था और चीपर होता यानी कि सस्ता होता था। ठीक है। दूसरा कारण क्या था कि भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, यानी कि वैसे हस्तशिल्पी जो क्या कर रहे थे, किसी राजा के प्रोटेक्शन में काम कर रहे थे, वो रियासत ही खत्म हो गई तो उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं रहा। और केवल विदेशी शासन की स्थापना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, तो यानी कि क्या हुआ कि भारत में कोई भी राजा जो था वो अब अपने स्वतंत्र प्रभुत्व में नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो स्थानीय जो किसान वर्ग थे उनका काफी ज्यादा शोषण हो रहा था, उनसे जो मन किया जाता वही खेती की जाती थी। इसी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो क्या होने लगा कि अपने हस्त जो शिल्पी थे उनको नहीं मिल करके बाहर वाले जो कंपनी है वो इनको प्रोडक्ट को परचेज करके ले जा रहे थे। तो यहाँ पे जितना भी बात लिखा हुआ है भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण जो लिखा हुआ है सारे फैक्टर सही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का उद्योग से डायरेक्ट उनका प्रतिस्पर्धा था, भारतीय राजा की समाप्ति हो गई थी और जो है केवल विदेशी शासक ही रह गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इस प्रकार के आप लोग प्रश्न को करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है और हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करते चलेंगे। रैपिड कोर्स भी आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसमें ये आजकल जो यूट्यूब पे ट्रेंड करता है मैराथन वगैरह, महायोग हवन उवन टाइप का, इस टाइप का भी हम भी करवाएंगे। उसमें होगा कि एक दिन में ही सारा मॉडर्न हिस्ट्री करवा देंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किए थे? अच्छा, उद्देश्य क्या था तो देख ले हैं। इसमें लिखा हुआ क्या ऑप्शन, भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। उनका कोई मकसद ही नहीं था कि भारत में क्या किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, कोई मकसद नहीं था। ये बात बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। वाकई में बिल्कुल, देखिए रेलवे लाइन जो उनके द्वारा बिछाया गया था उसका दो मकसद था। पहले तो वो जितने भी रेल लाइन पे जितने भी गाड़ी दौड़ाया करते थे उसमें जितना भी उनका ट्रेन वगैरह था वो सब क्या था, तो वो जितना भी गाड़ी जाती थी ये सारी गाड़ी मालगाड़ी होती थी, है ना, मालगाड़ी। और कुछ गाड़ियां जो हुआ करती थी वो होती थी सिर्फ अंग्रेज अधिकारी लोग ही उस पर चढ़ सकते, जो पैसेंजर गाड़ी होती थी। ठीक है, तो मालगाड़ी जो होता था उसका मेन काम क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह तक कच्चे सामान का निर्यात करना, यानी इनका मेन मकसद क्या था, वाणिज्य से संबंधित, है ना, जैसे कोयला का, कॉटन का, फिर जो भी उनके पास खाद्य पदार्थ होता था उसका एक जगह से दूसरे जगह यानी कि कोस्टल रीजन तक उसको पहुंचा देना। ठीक है, ये इनका मेन मकसद हुआ करता था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर वॉर की स्थिति बन पाती है तो आर्मी जो है उनका पुलिस फोर्स है वो एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इनका मेन मकसद था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो अंग्रेज के द्वारा जो भारत में रेलवे लाइन शुरू की गई थी उसका मेन मकसद क्या था, प्रशासनिक नियंत्रण को करना और उनका इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में, याद रखना है यहाँ पे द्वैध शासन की बात भारत में दो बार आता है ना, द्वैध शासन प्रणाली, इस चीज को भी जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे बंगाल का बात किया जा रहा है ना, ये बात हम लोग जानते हैं कि बंगाल में जो द्वैध शासन लगाया गया था वो कब लगाया गया था, आप लोग बताएंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में किए थे इस चीज के बारे में यहाँ पे, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो द्वैध शासन समाप्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये समाप्त हुआ था 1772 ईस्वी में। और किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, और उस समय हम लोग ये भी बात किए थे ये कितने वर्षों के लिए लगाया गया था, तो 7 वर्षों के लिए
लगाया गया था। ठीक है, समझदार लोग इसका समझ गए होंगे कब से कब तक था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल सरकार में द्वैध शासन प्रणाली, जबकि हम लोग बात करें कि द्वैध शासन प्रणाली 1919 में भी लगाया गया था, लेकिन ये भारत में द्वैध शासन प्रणाली थी, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और इस द्वैध शासन प्रणाली और इस द्वैध शासन प्रणाली में बहुत अंतर है। ओके, यहाँ पे जो द्वैध शासन प्रणाली है 1772 वाली या 1765 में जो लगाई गई थी, इसमें दो चीज को अलग कर दिया गया था, और वो दोनों चीज क्या था, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था उसमें हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था है ना, प्रशासनिक व्यवस्था और टैक्सेशन व्यवस्था, यानी कि कर से संबंधित जो प्रावधान था, वाणिज्य वाला जो सेक्टर था उसको सेपरेट किया गया था, यानी कि एक प्रशासन देखेगा और एक वाणिज्य देखेगा। ये द्वैध शासन 1772 वाला था। ठीक है, जबकि 1919 में जो द्वैध शासन था वो क्या था, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पे किया गया था। जैसे अभी हम लोग चलता है ना, स्टेट का शासन व्यवस्था अलग, केंद्र का शासन व्यवस्था अलग, वो है 1919 में। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसने बंगाल सरकार में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी। बाबू ये बात याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, गलत करके नहीं आना है। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहां पे रैयतवारी व्यवस्था लगाया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसके बारे में कितनी बार बात किए हैं, रैयतवारी व्यवस्था। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें दो व्यवस्था हम लोग बात किए थे, अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है यहाँ पे, ये याद रखिएगा इसका कितना नाम है, इसी को हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। देखिए जब आदमी पहली बार स्टार्ट करता है तो वहां पे छोटा छोटा बात लोग को दिक्कत करके चला जाता है कि स्थायी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था है ना, इस्तेमरारी व्यवस्था, ये सब अलग तो नहीं है। रारी व्यवस्था, ये लोग अलग अलग तो नहीं, ये सब एक ही व्यवस्था है। ठीक है ना, और ये व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। अब आपसे पूछा जाता है रैयतवारी व्यवस्था, है ना, और ये कब लगाया गया था, 1793 में। और दूसरा हम लोग जो आज के वीडियो में पढ़े थे, जो प्रीवियस वीडियो था, वो है रैयतवारी व्यवस्था। इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे, रैयतवारी व्यवस्था। तो ये रैयतवारी व्यवस्था 1820 में लगाया गया था, और किस क्षेत्र में लगाया गया था, तो हम लोग बात किए थे कि मद्रास में लगाया गया था, है ना, फिर बंबई में लगाया गया था और असम में लगाया गया था। यही तीन तो क्षेत्र था, ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवारी व्यवस्था टॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन के द्वारा लगाया गया था, ये बात भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे। ओके, तो ये रैयतवारी व्यवस्था जो लागू किया गया था वो मद्रास और बंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, तो किसने स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पे ना आपके साथ एग्जामिनर जो है, जो प्रश्न सेट कर रहा है, वो आप देख रहा है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग को कितना कॉन्सेंट्रेट रख रहे हैं, कितना शांत रख के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखिए क्योंकि आप अगर फास्ट स्टूडेंट है, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं और फटाफट आंसर करते हैं, तो वो एसएससी के एग्जाम तक चलता है, बैंकिंग में चल जाता है। लेकिन सर्विस कमीशन का जो एग्जाम जब भी आप देंगे तो वहां पे एग्जाम को, जब एग्जाम दिया जाता है तो अपने दिमाग को स्लो रखा जाता है कि क्वेश्चन के साथ ही आपके साथ गेम खेला जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश, यहाँ मद्रास शहर का बात नहीं कर रहा है। मद्रास शहर की स्थापना किसने की ये नहीं पूछ रहा है। मद्रास शहर की जब भी स्थापना आपसे पूछेगा तो फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। हम लोग पढ़े थे, अगर बात करें इसका प्रीवियस, है ना, क्वेश्चन अगर पढ़े हम लोग, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग बात किए थे कि मद्रास शहर की जो स्थापना है वो फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी का जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था, तो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, थॉमस मुनरो, है ना, ये वाला जो व्यक्ति है इसी के द्वारा, है ना। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोगों के साथ गेम खेला जाएगा एग्जाम में, और आप तो उस समय सोचेंगे हमने तो सही किया है ना। जो बच्चा फ्रांसिस डे याद करके जाएगा वो फटाक से बीपीएससी ऑप्शन नंबर ई करके चलाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। लेकिन आपको पता है कि वो मद्रास जिला का नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश इस पे फोकस किया है, जोर डाला है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो। ठीक है, ये सेम नाम है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, ये सारा इसमें नहीं आ रहा है, ठीक,
देखिएगा लिखा हुआ है, भूमि की पट्टेदारी की रैयत प्रणाली किस स्थिति का संदर्भ करता है। हम लोगों ने बात किया कि जो रैयतवारी व्यवस्था है वो मद्रास, बंबई और असम में लगाया गया था 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन के द्वारा, है ना। इसमें दो आदमी का नाम याद रखना है, मुनरो और एल्फिंस्टन का, है ना। ये दोनों आदमी का नाम आप लोग याद रखें, मुनरो और एल्फिंस्टन के द्वारा ये व्यवस्था लगवाया गया था। और हम लोग बात किए कि ये जो व्यवस्था था वो भारत में सर्वाधिक भूमि पर लगाया गया था, 51% एरिया पे लगाया गया था, टोटल लैंड ऑफ इंडिया। उसके अलावा हम लोग बात किए थे कि ये जो व्यवस्था है वो क्या किया गया था, बिचौलिए को समाप्त करता है ना। बिचौलिया जो था, बिचौलिया को समाप्त करता है, यानी कि ये क्या करता है कि सरकार, है ना, गवर्नमेंट डायरेक्ट संबंध स्थापित करता है किसके साथ, तो फार्मर के साथ। ये बात भी आप लोग याद रखना है, गवर्नमेंट और फार्मर का डायरेक्ट रिलेशन इसमें स्थापित हो जाता है। इसी वजह से ये क्या कहा गया है, तो किसान के लिए सर्वाधिक लाभदायक या किसान के लिए सबसे अच्छा, जिसमें उनका सबसे कम दोहन हुआ, वो व्यवस्था कौन था, तो रैयतवारी व्यवस्था था। इस चीज के बारे में हम लोग भी बात किए थे पिछले वीडियो में। ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रैयतवारी व्यवस्था था, उसका कौन सा इसमें से स्थिति है वो इस चीज के बारे में व्याख्या करता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है, रैयत वह भूस्वामी है, रैयत मतलब किसान, है ना, रैयत मतलब यहाँ पे किसान, वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है ना। यानी कि जो किसान है वो क्या कर रहा है, स्वयं ही सरकार को अपना जो लोन है, सॉरी लोन कह रहे हैं, वो जो टैक्स है वो क्या कर रहा है, लगान जो है वो दे रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसा व्यवस्था किसमें किया गया था, रैयतवारी में। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। थोड़ा सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सीधा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक का नाम पूछ लेता है, कब स्थापना हुई थी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया की नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी, है ना। 1875 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला सैयद अहमद खान, याद रखेंगे। इसका फाउंडर कौन था, तो सैयद अहमद, है ना, खान, है ना। ये सर सैयद अहमद खान या सैयद अहमद खान या अहमद खान भी लिखा हुआ होगा, तो घबराइएगा मत, एक ही आदमी का थोड़ा थोड़ा छोटा करते हुए नाम चला गया, है ना। तो 1875 ईस्वी में किसके द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उस समय जो नाम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था 1920 ईस्वी में। ओके, तो 1875 ईस्वी में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था तो इसका नाम क्या था, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था। याद रखेंगे यहाँ पे, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ये इसका नाम था। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि मोहम्मदन और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम क्या किया गया, 1920 ईस्वी में, है ना, क्या किया गया, 1920 ईस्वी में इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। और जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसका नाम क्या रख दिया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। और इसके पहले जो चांसलर बने थे उनका नाम क्या था, हकीम अजमल खान। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हकीम अजमल खान चांसलर कब बने, तो 1920 में बने, है ना। ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछना था। आप लोगों ने पढ़ा कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो बना था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में, और उसी समय इसके चांसलर बने। लेकिन यहाँ पे चांसलर का नाम देके स्थापना पूछ रहा है ना, तरीका बदल गया, वही चीज है। तो आप लोग को याद रखना है, चांसलर मतलब कुलपति के बारे में पूछ रहा है। इसका कुलपति कौन थे, हकीम अजमल खान, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना पूछे तो आप लोग को याद रखना है 1875 और सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये फंस क्यों गया,
चलिए, लिखा हुआ है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि नहीं किया है कभी। चलिए ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कुछ 2-4 फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा किया गया था वो लॉर्ड मैकाले का जो मिंट था उससे किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, है ना, लॉर्ड मैकालेज, है ना, मिंट, इसी के द्वारा लॉर्ड मैकाले का जो मिंट था, हिंदी में ये मैकाले, है ना, लॉर्ड मैकाले, मैकाले के मिंट के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है या हाँ अभी बात कर लेंगे लॉर्ड मैकाले का मिंट क्या है, तो इसमें क्या किया गया था। थोड़ा सा ये नाम आप लोग अभी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नोट्स बना भी लग सकते हैं और वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी, तो ये किसके द्वारा। देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान है 1835 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1835 ईस्वी में। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ये बात आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी मैकाले की जगह पे विलियम बेंटिक लिखा हुआ होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। किसने आरंभ किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया गया था। और विलियम बेंटिक जो थे उनका जो काउंसिल था, इससे पहले हम लोगों ने बात किया ना कि 1858 में जब भारत जो है वो चला गया था किसके अंदर, क्राउन के अंदर, तो वहां पे गवर्नर के पास, जो भारत का गवर्नर होता था उसके पास एक काउंसिल बना दिया गया जिसमें कई सारे मेंबर होते थे। उन्हीं में से एक मेंबर था जिसका नाम था मैकाले। क्या नाम था, मैकाले। तो इनके जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद था उसका एक सदस्य था। कौन था, सदस्य। और इस सदस्य के द्वारा क्या किया गया कि भारत का जो साहित्य है, भारत के साहित्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ का जो हिंदी लैंग्वेज है ना, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है ना। हिंदी के बारे में कहा गया कि जो भारत का साहित्य है या जो लिटरेचर है हिंदी, इसका जो स्तर है वो यूरोप के साहित्य यानी कि इंग्लिश, है ना, उससे काफी नीचे है। यानी कि हिंदी का जो वैल्यू है या हिंदी का जो लिखने का कला है वो क्या है, काफी कम है इंग्लिश के बनिस्बत। क्योंकि ये लोग अंग्रेज थे, उतना तो शब्द के भाव के अंदर जाते नहीं थे, है ना। धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कब और निखर, ऐसा कुछ इन लोगों को समझ में नहीं है क्या धूमधाम पानी पत्थर हो रहा है। क्योंकि ये लोग भावनात्मक चीजों को नहीं समझते थे, ये लोग वैसे चीजों को समझते थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ होता था, है ना। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि इंग्लिश जो है वो फार बेटर है हिंदी के बनिस्बत, और यही प्रचार वो सब जगह किए, जिसकी वजह से आज हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग हिंदी कम पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। माँ बाप भी हम लोग को कभी कभी बता देते हैं इंग्लिश ज्यादा आसान है भाई, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी को, कोई भी इंसान, साइंस भी अब इस चीज को मानने लगा है कि जो भी चीजें आपको नेचर देती है उसी का आप लोग सर्वाधिक प्रयोग करें, और वो इंसान के अकॉर्डिंग जो अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होती है उसको वो ज्यादा प्रेफर करती है। ठीक है, तो हम लोग बात किए तो मैकाले के द्वारा हिंदी के बारे में कहा गया कि जो हिंदी लैंग्वेज है, जो इंडियन साहित्य है वो क्या है, काफी कमजोर है। उसका जो स्तर है वो यूरोप के साहित्य के बनिस्पत यानी कि इंग्लिश के बनिस्पत कम है। इसी वजह से भारत में क्या किया जाए कि जो एजुकेशन का व्यवस्था है, शिक्षा का जो माध्यम है, उसको क्या कर दिया जाए, इंग्लिश कर दिया जाए। इंट्रोड्यूस किया गया इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे, इन्हीं के सिफारिश पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में भारत में जो शिक्षा का व्यवस्था है उसमें माध्यम जो रखा गया वो इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया, इंग्लिश कर दिया गया। ये बात आप लोग याद रखेंगे। वो कौन था, तो लॉर्ड मैकाले का मिंट था, यानी कि उनका स्मरण पत्र था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके अलावा देखिए इन्होंने और इसमें थोड़ी सी चालाकी की। अब देखिए, जब स्टूडेंट लोग होता है, आप कहीं पे भी जाइएगा तो स्टूडेंट का रेशियो क्या होता है, अगर क्लास 1 to 5 में 100 बच्चा है तो ये घट के हो जाएगा 10th में 80 के आसपास, 12th में जाएंगे तो 70 के पास, ग्रेजुएशन में इसका आधा हो जाता है 50%। ठीक है, तो गवर्नमेंट सोचा कि अगर हम लोग एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे देंगे तो ये क्या होगा, बहुत कम लोगों को प्राप्त होगा और ये स्प्रेड नहीं हो पाएगा, यानी फैल नहीं पाएगा। तो हम लोग को इसको क्या करना है कि हायर स्कूल में देना है ना, हाई स्कूल में देना है, स्कूल में देना है और कॉलेज में देना है ना। ये ऊपरी स्तर पे लोगों को क्या देना है कि ये एजुकेशन देना है इंग्लिश में। और ये क्या होगा कि ऊपर के लोग जब इस चीज को जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो वो समाज में क्या करेंगे, फैलाएंगे। और इसी को कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या कहा गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा
कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। हिंदी में अगर इसका बात कर लिया जाए तो इसको कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड, इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, तो दोनों नाम आप लोगों के सामने आ सकता है। तो उसमें क्या था कि हायर स्कूल में क्या करना है, एजुकेशन देना है, और वो एजुकेशन क्या होगा, लोगों में छन के प्राइमरी स्तर तक पहुंचेगा। और ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो मैकाले के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाएगा कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया गया था या प्रारंभ किया गया था वो किस स्तर पर किया गया था। तो यहाँ पे भी आप लोग को याद रखना है कि ये क्या गया था, उच्च और कॉलेज स्तर पे, है ना, उच्च माध्यमिक स्तर पे, ये बात याद रखेंगे। यानी कि हाई स्कूल में और कॉलेज लेवल पे क्या किया गया था, इंग्लिश दिया गया था, जबकि प्रारंभिक स्तर पर नहीं था। ये बात आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपके साथ इसी तरह से खेल करेगा। लिखा हुआ है भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में किसने बिछाई थी, है ना। यहाँ बिछाने का बात है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया भारत में रेलवे जो है वो कब शुरू किया गया था, रेलवे लाइन यहाँ पे जोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए, यही कभी कभी आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो जाता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर चीज का डेप्थ नहीं पता चलता है। अब जो लोग भारत में पढ़ेंगे, भारत में रेलवे का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी की तरह समय 1853 में शुरू किया गया, लेकिन वहां पे आप लोगों ने रेलवे लाइन नहीं पढ़ा, है ना, और कौन सी कंपनी थी वो भी नहीं पढ़े। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत में पहली रेलवे लाइन, तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो रेलवे शुरू किया गया था वो डलहौजी के समय शुरू किया गया था। डलहौजी के समय में 1853 में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई से थाने के बीच में शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और इसमें फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कि यहाँ पे क्या मिस हो गया और कैसे हम लोग इसका आंसर करें। तो भारत में जो रेलवे लाइन है वो किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो उस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिसुला, है ना, ये याद रखेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिसुला या पेनिसुलर, ये प्रायद्वीपीय को पेनिसुलर बोलते हैं ना, प्रायद्वीपीय को, वही है, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में जो रेलवे चला था, जो पहला ट्रेन था, उसका नाम भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखेंगे उसका नाम क्या था, क्वीन मैरी, है ना, क्वीन मैरी, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, है ना, हिंदी वाले, क्वीन मैरी, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। जो पहला रेलवे चला था 1853 में, उसका नाम क्या था, क्वीन मैरी। किस कंपनी के द्वारा चलाया गया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर के द्वारा चलाया गया था। किसके शासनकाल में चला था, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अभी भी हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि वह कौन व्यक्ति था जो इसको चलाया था। तो उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज क्लार्क। कौन था, जॉर्ज क्लार्क, जो उस समय रेलवे लाइन बिछाने वाली भारत की जो स्टील की कंपनी था उसका सेक्शन इंजीनियर था, यानी कि उस रेलवे लाइन का इंचार्ज था, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो आप लोग कौन है, तो जॉर्ज क्लार्क। याद रखेंगे कि रेलवे लाइन जो बिछावने का काम किया गया था वो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें कभी भी घबरा के ऑप्शन ई मार के नहीं आना है कि लॉर्ड डलहौजी का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है और हमसे पूछ लिया, हमने ई करके आया, फिर गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पे रेलवे लाइन लिखा हुआ है, रेलवे प्रारंभ करने की बात नहीं की गई है। तो रेलवे लाइन जो बिछाया गया था वो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वाह, लिखा हुआ है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली की गई। तो हम लोग जानते हैं कि तीसरा दिल्ली दरबार, आपसे कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार किया गया। तो भारत में दिल्ली दरबार का जो आयोजन है वो 3 बार किया गया था, है ना। कब किया गया, तो पहला बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन है वो किया गया था 1877 में, दूसरा बार 1903 में और तीसरा बार 1911 में, है ना। ये सब आप लोग जब अच्छे बुक को पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप लोगों को सारा बात मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई पढ़ने वाला होता है तो वो बात पढ़ के ना आप पढ़ भी लेंगे तो आप इसको याद नहीं रख पाएंगे जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे नहीं। क्योंकि अच्छा दिल्ली दरबार आप लोग पढ़ लिए लेकिन आया ही नहीं, जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब पता चलता अच्छा दिल्ली दरबार को भी हम लोग को हाईलाइट करना था। तो दिल्ली दरबार पहला बार 1877 में, सेकंड टाइम 1903 में और थर्ड टाइम 1911 में। तो दिल्ली दरबार में जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना। यहाँ पे द्वितीय नहीं लिखा गया है तो लॉर्ड हार्डिंग ही है। और इसी समय 1911 में ये किया गया था दिसंबर के महीने में, है ना, दिसंबर
1911 को क्या किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी समय जो राजा थे उनके द्वारा घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से हटाकर कहाँ कर दिया जाएगा, दिल्ली कर दिया जाएगा। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं या सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। अरे अभी आज हम लोग इसके बारे में बात किए ना कि जो 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, है ना, या भारत परिषद अधिनियम 1909, ये क्या करता था, तो पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि हिंदू और मुस्लिम के लिए, या हम लोग इसको कह सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की गई थी, वो किसके द्वारा किया गया था, 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा, है ना। सांप्रदायिक इसको कहा जा सकता है प्रतिनिधि मंडल, या आप लोग मुसलमानों के लिए अलग मतदान, है ना, ये प्रावधान किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम या एक्ट ऑफ 1909। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसमें हम लोग एक फैक्ट और जाने थे कि इसी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो पहला कारण था जिससे भारत में क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ, यानी कि ये भारत में एक बीज के रूप में काम किया भारत के विभाजन का। कौन सा एक्ट, तो 1909 का एक्ट। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा फटाफट करते हैं कि क्लास बहुत लंबा खींच जाते हैं। देखिए, भारत में डाक व्यवस्था का शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो भारत में जो डाक व्यवस्था है इसको थोड़ा आप लोग देखिए, भारत में जो डाक व्यवस्था है ना, ये कई चरणों में स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हुआ, लेकिन सही ढंग से, वास्तविक ढंग से अगर बात किया जाए तो भारत में जो डाक व्यवस्था है वह 1 अक्टूबर 1854 को 1854 को 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये तो आप लोग जानते हैं कि इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनके द्वारा शुरू किया गया। हालांकि इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग जो भी थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके समय में भी डाक व्यवस्था था, लेकिन उस समय जो डाक व्यवस्था था वो सबके लिए नहीं था। सिर्फ किनके लिए था, तो आर्मी और जो गवर्नर होते थे ब्रिटिश लोग, वो लोग करते थे। और ये क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी था, इसमें कोई स्टैंप नहीं हुआ करता था। जबकि 1854 में जो भी देखते हैं ना हम लोग, स्टैंप पेपर, स्टैंप जो बना हुआ होता है डाक वाला, ये आप लोग देखे होंगे, खरीदे होंगे, 2 रुपया 4 रुपया या 5 रुपया का ऐसा स्टाम्प आता है। वो ये व्यवस्था जो स्टाम्प वाला व्यवस्था है, वो डाक टिकट जिसको हम लोग कहते हैं, वो कब शुरू किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1854 में। और ये अब सब लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर आप पूछा जाए तो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग शुरू चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अभी हम लोग बात किए ना कि 1835 का मैकाले का जो मिंट था, वो क्या करता है कि जितना भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है उसमें शिक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा, है ना। ये कब किया गया, तो मैकाले के मिंट के द्वारा 1835 में। गवर्नर जनरल का नाम अगर पूछ लेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इंग्लिश शिक्षा का जो माध्यम बनाने का जो मेन रोल है वो मैकाले का मिंट ही है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन अगर यहां से बनता है तो वो छूटेगा नहीं, है ना, उसको आप लोग इजी वे में कर लेंगे। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में किया गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब कुछ ऐसा फैक्ट्स है ना, कभी कभी ये सब क्वेश्चन केबीसी में भी पूछ लेता है ना, डेप्थ वाला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, जो कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा। जो भारत में बजट पेश किया जाता है तो लिखा होगा बजट का हिस्ट्री, तब आप लोग देखिए। तो भारत में जो पहला बार बजट पेश किया गया था वो 1860 में पेश किया गया था। कब किया गया था, 1860 में। क्योंकि देखिए, भारत में बजट कौन, कोई कंपनी तो अपनी बजट पेश करेगी नहीं, कोई क्या करेगा, जब कोई गवर्नमेंट आएगा तब। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के अंदर कंप्लीट भारत में गवर्नमेंटशिप कब आया था, 1858 में आया था। 1858 में, वो भी किस महीने में, नवंबर के महीने में आया था। तो अब नवंबर में जब आया था तो ऐसा थोड़ी ना है कि 89 में कर देगा, थोड़ा टाइम लगा होगा कि भारत में हमको क्या करना है, अपना ये काम है, ये करना है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो क्या होता है कि साल भर में क्या करना है और पिछले साल में उन सरकार के द्वारा क्या किया गया, उसका एक खाका होता है, वित्तीय स्वरूप होता है, वही तो होता है बजट।
तो बजट जो है, तो वित्तीय प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया था भारत में पहली बार 1860 में किया गया था। ठीक है, थोड़ा गेसिंग करना भी आप लोग सीखिए कि कब किया जा सकता है। तो 1860 में किया गया था। तो 1860 में कौन था? तो भाई उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। डेट आपसे पूछेगा नहीं। ये 7 अप्रैल को पहला बार पेश किया गया था, बस बात जान लीजिए आप लोग। 7 अप्रैल को ये पहली बार पेश किया गया था 1860 में। आप 1860 याद रखें, मोर देन इनफ है ये चीज। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो पहला बार बजट, जैसे हम लोग जानते हैं गवर्नर जनरल, उस समय का अगर गवर्नर जनरल बात कर लिए तो प्रेसिडेंट टाइप है ना यहाँ पे। और अगर बात कर लिया जाए गवर्नर जनरल, क्या इसको पेश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं पेश करेंगे। कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो पेश करेगा। तो भारत के लिए जो पहला जो बजट था वो किसके द्वारा पेश किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ये नाम आप लोग याद कर लेंगे, है ना, जेम्स विल्सन के द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन AAO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऑडिटर जनरल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ ही साथ CDPO के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अब BPSC सिविल सर्विसेज में भी पूछ रहा है ना। 65वां 66वां जो जुडिशियरी सर्विसेज हो गया, ये सब में क्वेश्चन पहले से भी क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो कॉम्प्लेक्स पूछता था, है ना, हिंदी में जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वायसराय? कैनिंग। समय क्या था? 1860 था। पेश करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो जेम्स विल्सन। ओके, ये सब छोटा छोटा फैक्ट है जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉपी में कहीं पे भी लिख के रख लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें। वीडियो जब तक देखेंगे नहीं तब तक जो हम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं उसका आप लोगों को कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट हो गया। इससे ज़्यादा लंबा हम क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं और आप लोग 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट वीडियो देखे स्किप कर देते हैं, तो इसका कोई बेनिफिट हमको नहीं मिल पाता है। तो हम अभी क्लास का ड्यूरेशन छोटा रखेंगे। जब आप लोग का व्यू बढ़ने लगेगा तो हम एक दिन में पूरा हिस्ट्री पढ़ा दें, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ के लिए रेडी रहेंगे और इतना सपोर्ट जो आप लोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।